हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं कि मैं कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है चार्ज के बारे में और उसके फंडामेंटल्स, मॉडर्न व्यू सब कुछ बता दिया था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कूलॉम्स लॉ है। हम कूलॉम्स लॉ के बारे में जानेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है और भी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि चार्ज को क्रिएट करते हैं जो है फ्रिक्शन करके। और तो जैसे हमें किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्रिएट करना है, दो को जो है फ्रिक्शन कराना है, चार्ज क्रिएट करना है, तो चार्ज क्रिएट करने के लिए हम फ्रिक्शन भी कर सकते हैं, हम इंडक्शन भी कर सकते हैं, हम कंडक्शन भी कर सकते हैं। चार्ज जो है तीनों से क्रिएट हो जाएगा। और अगर हमारे पास कोई सुचालक पदार्थ है और हम उसको जो है चार्ज दिए, मतलब हम उसको चार्ज कर दिए, तो जो आवेश होता है उसके आउटर लेयर पर भी फैल जाता है, मतलब पूरे भाग पर, कंप्लीट जो लेयर है, संपूर्ण भाग जो है उस पर पूरा फैल जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई इंसुलेटर है, कोई कुचालक पदार्थ है, तो उसको अगर हम चार्ज करते हैं तो वो उसके आउटर लेयर पर नहीं फैलता। ये हमारे दो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब हम कूलॉम्स लॉ के बारे में चलते हैं। तो जो कूलॉम्स लॉ है, जैसे हम अगर किसी इंटरेक्शन प्रोसेस में देखेंगे, यानी अन्योन्य क्रिया में देखेंगे, तो जो दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जैसे दो चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, फोर्स तो दोनों कंडीशन में लगेगा। वो ढकेल देगा तब भी, खींच लेगा तब भी। तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसके डायरेक्शन को पता करने के लिए हम इसी कूलॉम्स लॉ का यूज़ करते हैं, जिसे हम आवेश का नियम भी कहते हैं। तो आवेश का नियम जो है लगाते हैं हम इसी फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए। और जो कूलॉम थे, कूलॉम नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने का भी एक रूल बनाया, जिसे हम कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। और वो रूल जो था कि हम जब किसी इंटरेक्शन में, यानी अन्योन्य क्रिया में, दो आवेशों के बीच, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो बल लगता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसको, उसके डायरेक्शन को पता करने के लिए हम इस नियम का यूज़ करते हैं, जिसे हम आवेश का नियम कहते हैं। और इसी से रिलेटेड कूलॉम्स ने भी एक नियम दिया जिसको हम कूलॉम्स लॉ कहते हैं। तो कूलॉम ने 1785 में, यानी 1785 में इस नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम का जो है, इस नियम को बनाया था। और इस नियम में उन्होंने ये बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी 2 पॉइंट्स चार्जेस एट रेस्ट, जैसे हमारे पास ये चार्ज है और ये चार्ज है, और ये दो है स्थिर बिंदु आवेश है, मतलब दोनों जो है एक जगह स्थिर है, के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इसके और इसके बीच लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपेल का फोर्स, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन का फोर्स। और जो वैद्युत बल का डायरेक्शन होगा इन दोनों के बीच, ये दोनों बिंदु आवेश, यानी दो जो पॉइंट्स चार्ज हैं, उनको जो मिलाने वाली रेखा है, मतलब ये इसके अनुदिश होगा, इसके डायरेक्शन में होगा। तो कूलॉम्स ने बताया कि 2 पॉइंट्स चार्जेस एट रेस्ट, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, यानी वैद्युत बल कहते हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स यानी एफ है, वो इनके जो चार्ज हैं, हम लेट करते हैं इसका Q1 है, इसका Q2 है, इसके मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, उसके जो है स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब चार्ज पार्टिकल के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफ प्रोपोर्शनल
Q1 Q2 F समानुपाती Q1 Q2 F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब इन दोनों को थोड़ा मैच कराते हैं तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², ये हो जाएगा। अब हम ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू A Q1 Q2 अपॉन r²। A को जो है हम कांस्टेंट बोलेंगे, ये हमारा एक कांस्टेंट है जिसको हम कूलॉम कांस्टेंट या स्थिर वैद्युत नियतांक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यह है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ये है, इसकी जो वैल्यू होती है A इज इक्वल टू वो होती है 1/4πε0। 1/4πε0 मतलब A की जगह हम 1/4πε0 जो है लिखते हैं। और इसमें जो है एप्सिलॉन नॉट जो है वो भी एक कांस्टेंट है, इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। यह भी एक कांस्टेंट है जिसे हम वैक्यूम या एयर का जो है परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर कहते हैं, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है, इस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक और इसका यूनिट होता है और फैरड पर मीटर ये होता है। इसको हम फैरड पर मीटर के भी नाम से भी जानते हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं। अच्छा, आपसे अगर कोई 1/4πε0 का जो है पूछ दे कि इसका जो है यूनिट क्या होता है, तो इसमें 4π तो कांस्टेंट है और 1/ε0 है। माने इस एप्सिलॉन नॉट के यूनिट को उल्टा कर दें तो ये 1/4πε0 का यूनिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको भी लेते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट जैसे हमारा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे ही एक होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को जो है माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ इसको मीडियम कहते हैं। और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू के होता है, जिसको हम परावैद्युतांक कहते हैं। इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और ये टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा। मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप केन एकेडमी पर विजिट कर सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।